अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की आन बान शान, पाकिस्तान का नौजवान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान और मैं हूं हमजा ज़ैद। और मैं हूं नजफ राजा। नाजरीन, यूथ पाकिस्तान उम्मीद है पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी ह्यूमन रिसोर्स। पाकिस्तान की मजमूई दौलत का 61% हमारे नौजवान हैं। अगर हम अपनी इस सबसे बड़ी दौलत का सही से इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं तो आज काबिल रहम जो सूरत हाल बनी हुई है उससे बच जाएंगे, हमारे बहरान हमसे टल जाएंगे और खुशहाली हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी। बिल्कुल नजफ, और गैर मामूली, बहुत ही गैर मामूली, अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहें तो हमारा जीडीपी 2047 तक सिर्फ 18% बढ़ेगा। लेकिन अगर हम दुनिया के दीगर मुल्कों की बात करें तो अपने इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी भी करें तो 22 साल बाद हमारी कौमी दौलत 144% तक बढ़ जाएगी और हमारे कर्जे वैसे ही उतरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम अपने वसाइल का कम तरीन हिस्सा अपने नौजवानों की तालीम, सेहत और हुनरमंदी पर खर्च करते हैं। ये रकम खत्ते के दीगर मुल्कों को यानी बांग्लादेश, नेपाल से बहुत कम है। यही वजह है कि 18 साल से हमारे 6 करोड़ नौजवानों में से सिर्फ 4 मिलियन ही आला तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं। दुनिया आईटी की बुनियाद पर तरक्की कर रही है और हम हर साल 1 लाख मौक़ों के बावजूद सिर्फ 25,000 आईटी हुनरमंद ही तैयार कर पा रहे हैं। हम अपने इन मसाइल पर कैसे काबू पा सकते हैं और अपनी 16 करोड़ की ह्यूमन फोर्स को कैसे मौके दस्तयाब कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में यूथ मौजूद है। क्विकली नजफ यूथ की तरफ चलते हैं और वो क्या सवाल करना चाहते हैं उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजी अब्दुल रहीम है। मैं करंटली नेक्स्ट स्किल से डेवऑप्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आजकल मुल्क में मसले चल रहे हैं, क्या मुल्क की मौजूदा सूरत में कभी बेहतरी आएगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अशर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट स्किल। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे ही करप्ट हैं, तो क्या एक करप्ट इदारा दूसरे की करप्शन ख़त्म कर सकता है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और आप में से कौन सवाल करना चाहेगा? आपका नाम क्या और सवाल क्या? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरफान अहमद। मेरा सवाल ये है कि जो सियासी और मुआशी हालात चल रहे हैं, क्या इस हालात में हम इस पाकिस्तान में रह सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है नजफ ये। और कोई सवाल आप में से करना चाहे? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं नेक्स्ट स्किल से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ। एक्चुअली सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे यूथ को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ रहे हैं, वहाँ पे यूथ अपने लिए भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो इस तरह के स्पैमिंग और स्कैमिंग में आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत ही ऊपर आ गया, आई थिंक 5वें नंबर पे आ गया। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? क्योंकि इसकी वजह से कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं और मार्केट टोटल डाउन हो जाती है। तो इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम कर सकते बिल्कुल हैं? ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानियल कमर है और मेरा ताल्लुक़ नेक्स्ट स्किल से। मैं इस टाइम एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर, हर मुल्क में हम देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लॉन्ग टर्म सोचा जाता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है और अगले आने वाली नस्लों के लिए, उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है, अगले 50 सालों के लिए, 100 सालों के लिए। जबकि हम अपने मुल्क में देखते हैं इसका बिल्कुल उल्ट रुझान है। हमारी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो बहुत शॉर्ट टर्म जो है ना प्रोजेक्ट्स को मतलब करती हैं। लाइक अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, रोड्स वगैरह की बिल्डिंग की, तो वो हम लोग बिल्कुल 1 साल पहले जो है रोड बनी होती है उसको 1 साल बाद दोबारा रीन्यू किया जाता है, ओवरलैप्स। इस तरह काफ़ी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें एजुकेशन को करना चाहूँगा, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर और इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। तो इसका मैं सोल्यूशन चाहूँगा कि काइंडली इसको किस तरह हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन, आपने सुने नौजवानों के सवालात के इतने सारे सवालात हैं और इतने क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल में आज तो हम इनके आंसर लेके ही जाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहें यूथ पाकिस्तान। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम बात करें यूथ के मसाइल की, चाहते हैं कि इनके प्रॉब्लम्स का हल निकल आए और हमारी यही कोशिश है, रहती है, यही प्लेटफॉर्म हमने इसी बात के लिए क्रिएट किया है। हमजा, बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में लाहौर कॉलेज पर वुमेन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर अर्शा साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपकी कीमती वक्त का। और साथ ही साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हैं हसन रज़ा साहब। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, परफेक्टली फाइन। अच्छा सर, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, बतौर एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, थोड़ी सी मायूस चल रही है। समाजी मसाइल देखे जाएँ या पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या समझते हैं, खुशहाली और इनकी मायूसी को ख़त्म करने के स्टेप के दरमियान कितना डिस्टेंस है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और मैं क्रेडिट भी देना चाहता हूं सुनो चैनल को कि आप इस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो कि नौजवानों की रहनुमाई कर रहा है और उनको गाइड कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें, हमारे यहाँ ज़्यादातर मीडिया में हम पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं या हम करंट अफेयर्स पे भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिससे हमारे जो नौजवान उनका रुझान उस तरफ जाता है। सही। हर जगह हमें लड़ाई नज़र आ रही है, हर जगह हमें ये नज़र आ रहा है कि फड्डा होना चाहिए, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। हर हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद हमें कोई नई खबर चाहिए। अब उसका इम्पैक्ट जो है वो नौजवानों के जहन पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मायूसी, सब्र का फुकदान, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ रही है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वी आर सुपर टैलेंटेड। हमारी जो कौम है, हमारे जो नौजवान हैं, दे आर सुपर टैलेंटेड। देखें, हमारे पास अभी कोई ख़ास रहनुमाई उस तरह से है भी नहीं, रहनुमाई नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं और हम पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे एज ए फ्रीलांसर अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और अगर हमें गाइडलाइन मिले, अगर हमें रहनुमाई मिले और अगर हमें लोग ये बता सकें अच्छी तरह से कि यार आपने इस तरह से स्टेप पे जाना है, तो मुझे लगता है कि हमारा नौजवान है वो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो मायूसी है ना, वो तो इस्लाम पे भी हमें है कि इस्लाम भी कहता है कि मायूसी जो है वो कुफर है। हमारे यहाँ टेम्प्रेरी फेजेस आते हैं। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं लोड शेडिंग है, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि ये मसले मसाइल हैं। मैं जब छोटा था तो अपने बड़ों से सुनता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि इस तरह से है। तो हमारे नौजवान जो है ना, वो भी उसी फेज़ से ही गुजर रहे हैं। लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के ही हम वासी हैं और इस मुल्क के लिए ही हमें काम करना है और इस मुल्क का नाम ही हमें रोशन करना है पूरी दुनिया। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर अर्शा मीर साहिबा मौजूद हैं। मैडम, आप उस्ताद हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है डेली बेसिस पर। बतौर उस्ताद आप क्या देखती हैं नौजवानों में, किस चीज़ की कमी है? थैंक यू सो वेरी मच। आई वांट टू कंग्रेचुलेट द मैनेजमेंट ऑफ सुनो टीवी कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म नौजवानों को मुहैया किया कि यहाँ पर आकर वो अपनी बात कह सकें, सवालात के जवाबात ले सकें। सो यू पीपल डिज़र्व अप्रिसिएशन। आपके सवाल की तरफ आते हैं। बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, बीइंग अ टीचर, ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहे हैं कि हमारा जो नौजवान है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे सियासी और मौशी बहरान बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे मेंटोरशिप की कमी है। हमारा जो नौजवान है वो मेंटोरशिप लेना ही नहीं चाहता और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो मेंटोरशिप देना नहीं चाहते। आप कहीं पे भी किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है कि स्टूडेंट अपने टीचर की बात सुनने के लिए राज़ी ही नहीं है। और उसके साथ साथ जब वो राज़ी नहीं है तो एक टीचर या कोई भी उस्ताद है, कोई इंस्ट्रक्टर है, फिर उसने भी अपने स्टूडेंट्स को उस हाल पे छोड़ दिया है। क्योंकि हमारा जो नौजवान है उसके अंदर उसकी मायूसी की सबसे बड़ी वजह वो ख़ुद भी है, क्योंकि उसने इकबाल की खुदी का दर्स भुला दिया है। उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के काम और सिर्फ काम के दर्स को भुला दिया है। वो ओवरनाइट अपने मौशी हालात को बेहतर करने की कोशिश के अंदर कुछ ऐसे इक़दामात कर जाता है जिसके लिए रास्ते से वापसी बहुत ज़्यादा मुमकिन है। मैं समझती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी नौजवान नस्ल को 3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो खड़े कहाँ हैं। इस चीज़ का उनको पता होना चाहिए कि वो किस मुकाम पर खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने किस रास्ते पर जाना है और तीसरी चीज़ कि उनकी मंजिल क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हैं तो उसके लिए गाइडलाइन मौजूद है। आपके मेंटोर्स आपको बताएंगे कि आप किस मुकाम पे खड़े हैं। आपको रास्ता भी गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल का तयन नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो रास्ता नहीं दिखा सकती जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा सके। तो मैं समझती हूँ कि मेंटोरशिप और गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ हमारे नौजवान नस्ल को मायूसी के अंधेरों से निकाल कर यकीनन जो है वो रोशनी की तरफ लेकर आएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, खुद ही को जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आप पढ़ाती हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, तो बताइएगा कि कितनी फ़ीमेल्स में पोटेंशियल देखती हैं आजकल, और फिर उन फीमेल्स के बारे में बताइए जो प्रोफेशनल डिग्री लेके या तो शादी कर लेती हैं
या अपना प्रोफेशन छोड़ देती हैं, या तो वो प्रोफेशनल डिग्री लेती ही इसीलिए हैं कि अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे? देखिए, जैसे हसन रज़ा साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। No doubt. स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो दर्जनों हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एंकरशिप में हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो उनको देख के हम लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेते हैं कि जो लोग कुछ यकीनन करना चाहते हैं लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, उनको एक रास्ता हम दिखाते हैं। हम लोग भी एक मशले राह हैं उनके लिए कि उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन हमारी फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हमारी फ़ीमेल्स आप देखें कि बड़े बड़े इदारों में बड़ी की पोस्ट पर हैं, जिनको देख के हमें बहुत खुशी होती है। हमारी यूथ बैठी हुई है, इन सब में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर आप इनके चेहरों की तरफ देखें तो इतने रोशन चेहरे हैं और इनके दिलों में और इनके दिमाग में इतना वलवला, इतनी उमंगे हैं। अगर आप इनसे गाइडलाइन लें तो ये हमें गाइड करके हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और जहाँ तक बात है उन लोगों की जो डिग्रीज लेकर शादियां कर लेते हैं, शादी भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइफ का फेज़ है जिसको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपने डिग्री ली है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करके दुनिया को एक्सप्लोर करके अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि शायद शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। फिर ख़वातीन को अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को जानने का मौका नहीं मिलता। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बेटियों को अगर आप डिग्री करवा रहे हैं तो उनको एक ग्राउंड दें खेलने के लिए और उन पे ट्रस्ट करें। यकीन माने जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं आपके बच्चे आपका ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। मैडम, हमारी जो यूथ है वो इस वजह से भी मायूस है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान जो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो चुका है। बच्चे यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं, डिग्री के बाद उन्हें मालूम होता है कि जो डिग्री उन्होंने की है, जिस डिसिप्लिन में की है, उसकी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो ये उस्तादज़ा को चाहिए कि वो गाइड करें या बच्चों को खुद अपनी सेल्फ से भी कोई करियर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है? देखिए, करियर काउंसलिंग तभी हो सकती है जब आप में भी कुछ करने की एक वलवला हो। आपको मैंने फिर वही बात कही कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपने कहाँ जाने। आप अपनी मंजिल का तयन कर लें, आपको ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी आपकी सूरत में, मेरी सूरत में और दीगर असातिज़ा और दीगर प्रोफेशनल्स की सूरत में। आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी। आपको सबसे पहले ख़ुद को पहचानना है। और जहाँ तक की बात आपने की है डिग्री की, तो यकीनन प्रैक्टिकल लाइफ में और यूनिवर्सिटी एकेडेमिया के अंदर बहुत बड़ा एक फ़र्क है कि हम ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ हम कम आते हैं। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया एडवांस होता चला गया है तो हम लोगों ने थ्योरी को भी बिल्कुल पीछे कर दिया और हम प्रैक्टिकल की तरफ फौरी आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस प्रैक्टिकल की तरफ आने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थ्योरी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आपने बहुत ही मेन पॉइंट की बात की है, वो स्किल डेवलपमेंट की। ये ज़रा कसर है आजकल हसन हमारे माशरे में, देखा जाए यूथ में, कि स्किल को वो डेवलप नहीं करते, बस देखते रहते हैं कि ये बहुत कमी है, वो बहुत कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, एजुकेशनल सेक्टर ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन खुद को किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये हम इग्नोर कर देते हैं। मुझे ये बताइएगा, फिर भी हम देखते हैं कि यूथ में एक मुस्तकबिल की फ़िक्र तो है, डेफिनेटली फ्यूचर को डेवलप करना है, फिर नौकरी की तलाश भी है क्योंकि फैमिली को आगे लेके चलना है। तो इस सिचुएशन में क्या मशवरा देना चाहेंगे इनको? देखिए, पहले मैं जो भी बात की मैम ने, इसकी दो आपने जो क्वेश्चन की उसका मैं ज़रा बता दूँ। जो आपने फ़ीमेल का कहा, देखिए फ़ीमेल के लिए ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, आई एम वर्किंग एज HR कंसल्टेंट और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में डेली बेसिस पे करता हूँ। आपकी लाइफ कहीं भी जाके ना कुछ भी हो सकता है लाइफ में। एक चीज़ आपके हमेशा काम आएगी, वो है आपकी तालीम। अल्लाह ना करे कोई लाइफ में ऐसा टफ टाइम आए जिससे आपको लगे यार घर वाले भी सपोर्ट नहीं करे, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, वो है आपकी क्वालिफिकेशन, वो है आपकी एजुकेशन। तो आपने पढ़ना ज़रूर है। दूसरा भी आपने एक क्वेश्चन किया मेंटोरशिप के ऊपर। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये बहुत जल्दी ना इंस्पायर इम्प्रेस नहीं होते, माजरत के साथ। दे आर वेरी कैलकुलेटेड। ये हमें भी ना इनसे सीखना पड़ेगा। जिस तरह भी मैम ने भी कहा, वी हैव टू बिलीव ऑन रिवर्स मेंटोरिंग। हमें इनसे भी सीखना है। एक था हम सीनियर से सीखते थे, एक अब ज़माना है हमें जूनियर से सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। अब सीनियर और जूनियर दोनों ने इकट्ठी होकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। तो वो अब जो गैप आ गया ना, ये जनरेशन जी के जो डायनामिक्स हैं ना, ये हमें समझने पड़ेंगे कि हमें क्या है। अब आपका सवाल जो है स्किल्स के ऊपर,
देखिए ये आजकल बड़ा शोर मचता है कि जी स्किल्स वर्सेस डिग्री, डिग्री करें Exactly. या स्किल्स करें, क्या है। पहली चीज़ तो ये कि पैसे कमाना कोई बड़ा वो नहीं है। हम हर दफ़ा ही कहते हैं यार ये तो कोई पैसों की बात करता है, भाई वी ऑल आर हियर, तो पैसे कमाना इस जायज़, लेकिन अब हमने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। हमारे अभी क्या हो रहा है, हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम ग्रुप बना के चले जाएंगे, हम मूवीज़ देखेंगे, लेकिन कोई फ्री कोर्स नहीं करेंगे। हम कोई ऐसा कोर्स जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट हो सके, थोड़े से पैसे लग सके, नहीं करेंगे। अच्छा फिर क्या होगा, 40 साल के बाद हम कह रहे होंगे ओहो पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, इस मुल्क में तो मैंने पूरा जो है ना वो यहाँ पे टाइम गुजारा और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन हमने अपने लिए क्या किया। हम अक्सर देखते हैं ना, हम इदारे में जाते हैं, कहते हैं हम ये इदारा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हम ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहूँगा। माय मेंटोर इज़ वर्किंग इन वन मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो हर साल कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन करते हैं। ही इज़ 57 ईयर्स ओल्ड बाय द वे। अच्छा मैं उन्हें कहता था कि मुझे बताइए कि यार ये कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, आप मैनेज कैसे करते हैं। अच्छा हर साल उनकी सैलरी भी बढ़ी है, उनकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़ी है। हमारे मोबाइल में ना एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है 2-3 महीने के बाद 4 महीने के बाद आता है कि जी आप इसको अपडेट कर लें। इसी तरह हमें अपने नॉलेज को अपग्रेड और अपडेट करना पड़ता है अगर हमने मार्केट में, कंपैरेटिव मार्केट में अगर हमने रहना है, वरना अदरवाइज़ आपका हमसाया ममालिक हैं, इधर उधर के लोग हैं, वो आपको ले जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट इज़ द की टू सक्सेस। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सवाल करना चाहे अपना नाम बताइए और सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैमूर। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि हमारे जो पाकिस्तान है इसमें ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली पॉलिसीज़ या अपनाना नहीं चाह रही हैं या लेकर नहीं आ रही पाकिस्तान में, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में या पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कि ये ऐसी पॉलिसीज़ बना नहीं पा रही? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक सवाल करते हुए भी ना लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं उस बच्चे की तरफ, तो वैसे ही हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है बच्चे की कि यार ये पता नहीं क्या है, किस तरह से हो रहा है। तो क्रेडिट गोज टू यू, आपने एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा है। सवाल अच्छा है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब देखें ना तालियां बजाएंगे तो दिल की धड़कन भी वापस आ जाएगी नॉर्मल तरीके से। खैर एनीवे, तो मैं सिर्फ बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोई गवर्नमेंट का वो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो मैं उनके बिहाफ पे कुछ कोई ऐसा आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि हम HR एक्सपर्ट तो मैं बता सकता हूँ। मैंने अभी देखा है पिछली गवर्नमेंट भी और उससे पहले भी हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन जिस स्पीड से बेहतर होनी चाहिए उस स्पीड से बेहतर नहीं हो रही हैं। मतलब अगर आप देखें अभी IT में वो खातूनें एक आई हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लेकर आ रहे हैं। अच्छा चलें, लेट्स सपोज गवर्नमेंट जो है हमारे लिए शायद उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी तो देखें ना, जिस इदारे के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं आई नो द CEO, वही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को जिस तरह ट्रेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ आपने अपने ऊपर भी काम करना है। आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे आप जाइए, आप वहाँ पर लिखिए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि यार क्या है। लेकिन देखिए ना, माजरत के साथ आप जाते हैं तो आप सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं कि कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है, कहाँ कोई नई मूवी लगनी है, कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो वो उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपने अपने ऊपर भी काम करना है और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि यार अगर हमारे साथ ये करेंगे तो हम ये कर सकेंगे और इस तरह से होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका पैगाम जो है वो यूथ तक पहुंच चुका होगा। हमारे साथ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अर्शा मीर साहिबा मौजूद थी और हसन रजा साहब HR एक्सपर्ट, टेक टाइटन्स के फाउंडर CEO हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और हमजा इतनी सीरियस हो गई है गुफ्तगू, तो मेरे हाल में थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ जाते हैं और सॉन्ग सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, और हमारे पास टैलेंट भी मौजूद है। नूरे जोहर नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर,
तू चाहे तो कदमों पे सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, ये जान अमर कर दूं। जी, यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम यूथ की और यूथ के मसाइल की, और जब भी यूथ के मसाइल की बात आती है तो यूथ कहती है या तो सिस्टम ख़राब है या सिस्टम बनाने वाले ख़राब है। इन सारे मामलात पे हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मुमताज़ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे इनके साथ यूथ के मसाइल को। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। आपका भी आज बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज के नौजवानों की सबसे ज़्यादा शिकायत मौजूदा हुकूमत से हैं, हुक्मरानों से हैं, सियासतदानों से हैं। ये शिकायत जायज़ है सर नौजवानों की? देखिए, सिर्फ हुक्मरानों से नहीं है। अच्छा, इस पूरे रियासती निज़ाम के साथ, क्योंकि देखिए स्टेट जो है उसका बाउंड इन्होंने भरा हुआ है। इस शहरियों के दरमियान और रियासत के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बुनियादी फंडामेंटल के ऊपर एड्रेस करता है। और वो बुनियादी फंडामेंटल क्या है कि जिनको राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ जॉब्स, राइट ऑफ सिक्योरिटी, राइट ऑफ वोट, ये सारे बुनियादी फंडामेंटल जो 73 के आइन में आर्टिकल 8 से 28 तक हैं, रियासत उनको पूरा करने की ज़मानत देती है। लेकिन अब हो ये रहा है कि चाहे वो रियासती निज़ाम हो और चाहे वो हुकूमती निज़ाम हो और चाहे वो इदारा जाती निज़ाम हो, जो ढांचा हमारा हुकूमत का है, हम बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी स्लॉट को, यूथ को, जो दुनिया में बड़े कम मुल्कों के अंदर इतनी बड़ी स्लॉट है, और ख़ास तौर पे 18 साल से 35 साल का नौजवान, और इसके वोटों की तादाद टोटल वोटों में से 47-48% हो, वहाँ अगर पाकिस्तान के नौजवानों की एक साल में यानी 2023-24 में 12 लाख लोग पाकिस्तान से रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बड़ा क्रिटिकल मसला है। ये नहीं कि लोग पाकिस्तान में जॉब नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास जॉब्स नहीं है, आपकी डिग्रियां जो है वो मार्केट से मिलाप नहीं करती। तो फेलियर नौजवानों का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का है, जिसने एजुकेशनल सिस्टम डेवलप किया जहां टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट कम है, स्किल का कॉन्टेक्स्ट कम है। हम सिर्फ महज डिग्रियां दे रहे हैं और हमें ये नहीं मालूम कि हमें कितने लोग रोजगार के लिए चाहिए, किस शोबे में चाहिए। और एक भीड़ लगी हुई है डिग्रियों की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो, और कोई टेक्निकल एजुकेशन ना हो, तो उसमें फिर रियासत का निज़ाम जो है वो सबसे पहले कंट्रोवर्शियल होता है, हुकूमत का निज़ाम कंट्रोवर्शियल होता है, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जो है वो कंट्रोवर्शियल होती हैं। और भाई अगर आप उनको बाइज्जत रोज़गार दे दें तो वो सवालात क्यों उठाएं? और ये मैं आपको बताऊं हमजा, ये सवालात की दुनिया है और अब सवाल उठेंगे। इन नौजवानों को आप 80 के नौजवानों के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। ये 2024 के नौजवान हैं जो डिजिटल हैं और ग्लोबल हैं, इनके कनेक्टिविटी जो है वो ग्लोबल कनेक्टिविटी है। तो ये दुनिया में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इनके राइट्स हैं वो कैसे वायलेट हो रहे हैं। इसमें नौजवानों का भी कसूर हो सकता है, ये नहीं कि सारा कसूर स्टेट का है, लेकिन नौजवानों को गाइड किसने करना था? पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, रियासत ने, हुकूमत ने। जब वो गाइडेंस नहीं है तो फिर एक हमें अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आपने सलमान साहब बिल्कुल ठीक कहा। ब्रेन ड्रेन का ये जो प्रोसेस 2 सालों से हम देख रहे हैं और ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि अब तो फिक्र की बात है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं मसाइल की, तो नौजवानों के मसाइल की जो कुंजी है किसके पास है? क्या समझते, कौन इनके मसाइल को बेहतर तरीके से डिफाइन करके, आइडेंटिफाई करके उनको सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकता है? देखिए, जो घर का निज़ाम होता है, अगर घर का सरबरा डायरेक्शन तय ना कर सके तो उस घर में अफरा तफरी हो जाती है। अगर पाकिस्तान का सिस्टम जो है उसकी स्टेट और गवर्नमेंट एक डायरेक्शन तय ना करे तो वो गाइडेंस कहाँ से आएगी? ये जो नौजवान इंडिविजुअली बहुत परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। किसी की ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गई है, किसी को कोई अच्छा मेंटोर मिल गया है, किसी को कोई अच्छा उस्ताद मिल गया है, किसी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। लेकिन अगर आप इज्तिमाइयत के तौर पे देखें तो वो गाइडलाइन नहीं है, वो रोड मैप नहीं है। सिर्फ MA MSc करनी है, अच्छे नंबरों से करनी है, डिग्री लेनी है, जहाँ मर्जी एडमिशन हो जाए, ऐसे डिपार्टमेंट में भी ले लेंगे जिसकी मार्केट ना होने के बराबर है, फिर उसके बाद फिर हम अफसोस करेंगे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। तो एक गाइडेंस का पूरा कॉन्टेक्स्ट, पेरेंटल वो भी मिसिंग है, टीचर्स का भी मिसिंग है, इंस्टीट्यूशन का भी मिसिंग है। और जो हमारे स्टेट्स हैं, अब आप देखें ना, पार्लियामेंट जो है वो क्या नौजवानों के हवाले से कानून साजी करती है। हमारे पार्लियामेंट जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने कानून बनाने हैं, जिन्होंने पॉलिसियाँ बनानी हैं, उनको प्लाटों के कारोबार के अलावा कोई काम ही नहीं आता। तो इसलिए ये जहन में रखें कि प्रॉब्लम नौजवानों पे ज़रूर होगी। मैं बार बार नौजवानों को ये नहीं कहता कि आप इनको 100% बाहर निकाल दें, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। GDP का 1.7 एजुकेशन के ऊपर,
जीडीपी का 1.45 हेल्थ के ऊपर, और फिर आप ये देखें एम्प्लॉयमेंट कितना है, आप ये देखें हायर एजुकेशन पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी जिसे कहते हैं ना कि आप 4 आने खर्च करके 1 रुपए का हिसाब मांग रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? जब आप सरमायाकारी बढ़ाएं ना, नौजवानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें ना, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको रोज़गार के मौके दें, उनको आसान शराइत पे बगैर सूद के कर्जे दें, वो छोटे छोटे अपने बिजनेसेस जनरेट कर सके। और ये जो चैरिटी बेस्ड मॉडल है ना, लाइनों में लगा के यूथ को कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे, तो कभी किसी स्कोर पर नाम पे, कभी ये, इससे डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये एक जहन में रखें कि नौजवानों का जो चैलेंज है वो लीडरशिप का फुकदान है। पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है जो उनको सही तरह गाइड करे। इमरान खान यूथ का लीडर ज़रूर है, लेकिन इमरान खान ने भी गाइडेंस वो नहीं दी है, मैं माजर चाहता हूँ। नवाज शरीफ उन्होंने भी वो गाइडेंस नहीं दी है, जरदारी साहब ने भी वो कोई गाइडेंस नहीं दी है। आप नौजवानों को बनाना क्या चाहते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसका ट्रैक क्या है, उसका स्टेप पहला क्या है, उसका आखिरी स्टेप क्या है? जब ये सवालात आप नहीं करेंगे तो फिर आप उनको, नौजवानों का हजूम तो इकट्ठा कर लेंगे, उसमें जज्बातियत तो पैदा कर लेंगे, उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगवा लेंगे, लेकिन उनको बाइज्जत तरीके से रोजगार नहीं दे सकेंगे। और ये अभी आपके सामने हिंदुस्तान के इंतखाबात हुए हैं, मोदी की कितनी धूम थी, बावजूद वो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं ले सकता। ईरान के अंदर इंतखाबात हुए, खामनाई का ग्रुप हारा है। अभी आपके सामने बरतानिया के अंदर इंतखाबात हुए हैं, कई सालों के बाद वहाँ दूसरी पार्टी की हुकूमत आई है। वो इलेक्शंस होते हैं, वो लोगों के मैंडेट से रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये है कि ताकतवर लोग जो हैं वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक मैंडेट तरतीब देते हैं, जिससे फिर नौजवानों में गुस्सा आता है, जिससे फिर लोग, नौजवान सोशल मीडिया पे रिएक्शन देते हैं, फिर हमें भी गुस्सा आता है कि यार ये नौजवान देखो कितने बदतमीज हो। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, नौजवानों को मेरी हमेशा गाइडेंस है, सोशल मीडिया पे ब्लेम गेम में ना जाएं, सोशल मीडिया पे लान तान ना करें, एक दूसरे की किरदार कुशी ना करें, सोशल मीडिया पे वो काम ना करें जिससे आपकी पर्सनालिटी जो है वो डैमेज हो रही हो। आप सवालात उठाएं तरतीब के साथ, तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ। आप मुझ पर लाख क्रिटिसिज्म करें, लेकिन मेरी जातियात के ऊपर इस तरह की किरदार कुशी ना करें कि जिस तरह की हम ट्रोलिंग देखते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, उससे उनका नुकसान हो या ना हो, आपका इमेज बिल्ड हो रहा है। लोग आपके बारे में राय बना रहे हैं कि ये जो है ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, देखो किस जबान में गुफ्तगू करता है, किस जबान में गालियां देता है, किस जबान में लान तान करता है। और लीडरों को खुदा ना बनाएं, लीडरों की पूजा परस्ती ना करें, लीडरों की पूजा परस्ती ना करें, उनको बुत ना बनाएं। वो एक इंसान है, उनकी अकाउंटेबिलिटी उतनी शिद्दत से करें जितनी आप बाकी लोगों की करते हैं। और जितना आप लीडर को अकाउंटेबल करेंगे उतना लीडर आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। आपने बहुत ही कमाल तरीके से चंद पॉइंट्स पे डिस्कस किए, जिसमें आपने यूथ को एक्सप्लेन तो किया, साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह यूथ को नरम चारा बनाती है। तो सर अभी भी हमारे पास यूथ मौजूद है स्टूडियो के अंदर, और ये पुरजोश नौजवान जो हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं। कोई सवाल करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है, मैं नेक्स्ट स्किल का स्टूडेंट हूँ और बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी जो टोटल फील्ड है वो डिजिटल फील्ड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसके रिलेटेड ये है कि एक तो हमारे मुल्क में जो है इस तरह की कोई पॉलिसीज़ नहीं है जो इसको फेवर कर रही हैं राइट नाउ। अभी सिर्फ पॉलिटिकल जो एजेंडाज़ हैं उनको लेके कभी भी हमारा इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, सोशल मीडिया वैसे ही मोस्टली जो है वो ब्लॉक्ड है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि देखें हम एज अ स्टूडेंट हम सिर्फ इस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाए, हम अपने ऊपर ही फोकस करें, अपने स्किल्स बढ़ा लें और बस उसी तरह से ब्रेन ड्रेन कर लें और बाहर चले जाएं, या फिर हमें चाहिए कि हम सियासी चीज़ों के अंदर भी पार्ट लें और हम जो है वो एक्टिविज़म भी करें अपना। अगर आप सो जाएंगे तो ये हुक्मरानों की जीत है, रियासती निज़ाम की जीत है। आप जाग रहे होंगे तो वो उनको झंझोड़ना आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये, सियासत जो है ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, सियासत में आप अपने बुनियादी फंडामेंटल को एड्रेस करते हैं। अब आपने एक बात की, दुनिया देखिए कहाँ तरक्की कर गई है हमजा साहब, और हम इंटरनेट को बंद कर देते हैं, एक्स को बंद कर देते हैं, हम फलां चीज़ों को बंद करते हैं। अच्छा आपने तो सियासी बुनियादों पे बंद किया ना। ये जो ऊबर वाला है इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो पांडे वाले हैं इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो हम ऑनलाइन करते हैं सारी चीज़ों के साथ वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इससे आप आगे नहीं जाएंगे। देखिए डिजिटल के जो इशूज़ हैं उनका मुकाबला इल्मी बुनियादों पर करें, फिक्री बुनियादों पर करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को एजुकेट करें। ये क्या हुआ, आपने डंडा उठा लिया, तुमने ये सवाल उठाया है, चलो हम इंटरनेट बंद कर देते हैं, तुमने ये सवाल उठाया है, चलो एक्स बंद कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए 8 फरवरी से लेके आज हम एक्स को बंद किया हुआ है, हम सब वीपीएन के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा वैसे कहते हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, दुनिया की डिजिटलाइजेशन IT सिटी की बात हो रही है सर। आप इनको अपॉर्चुनिटी दें यार, इनके अंदर अगर कोई कुछ इश्यूज आ गए हैं उनको अब इनके एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें। मैं कहता हूँ रियासत कंट्रोल जरूर करे, लेकिन रियासत ऐसे कंट्रोल ना करे कि इनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसी को बैन करके रख दें। बिल्कुल ठीक, वेल सेड। आप में से और कोई सवाल करना चाहे, आपका नाम क्या और सवाल क्या? बेटी सवाल करेगी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया कायनात है और मैं नेक्स्ट स्किल से जो है वो DMM का स्किल ले रही हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। लेकिन बेसिकली मेरी जो फील्ड है वो टोटली डिफरेंट थी। BS केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है, टीचिंग की मेरी फील्ड थी, लेकिन टीचिंग में तो बिल्कुल जॉब्स नहीं है। और अगर अब हम डिजिटल मीडिया की साइड पर भी आए हैं तो बजाय इसके कि हम आउट ऑफ कंट्री जो है वो बाहर के मुल्कों को इसका फ़ायदा दें, हम आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो हुकूमत को जैसे फाइवर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बाहर के मुल्कों ने बनाए हुए हैं, हमारे कंट्री को भी हमें वेल करने चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकें। अभी हमजा साहब बैठे हैं, इनको भी पता है, मैं बहुत से ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो डिजिटल का काम जो है वो दुबई से बैठ के कर, ट्रू, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स बहुत लगा दिया आपने उनके बिजनेस के ऊपर। अच्छा, आपने इंटरनेट को उसमें मुअत्तल करना है, उसको सस्पेंड करना है, उनका तो सारा कारोबार खराब हो जाएगा। और ये रात का बिजनेस है सारा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इनके लिए वो फैसिलिटेशन नहीं देंगे, इनको वो स्पेस नहीं देंगे, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ये बेचारे अपने इनिशिएटिव कैसे लें, कैसे बिजनेस करें। अब आप मुझे बताएं, 37,500 रुपये सर इस वक्त मिनिमम वेज है पाकिस्तान। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जरा जाके प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट करें, देखिए लोग आपको कितने पैसे देते हैं, 20,000, 22,000, 25,000। ये चैनलों के अंदर जाके देखें लोगों को क्या पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, अब वो उसको कौन फॉलो नहीं कर रहा? क्यों नहीं रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ काम करती, क्यों नहीं वो इनको अकाउंटेबल करती कि भी मिनिमम वेज ये है। मैं 10-10 हज़ार रुपए पे टीचरें जो है ना हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाती हैं, बिल्कुल 10-10 हज़ार रुपए में, और उनका आने जाने का 10,000 रुपये लग जाता है। फिर उनके अंदर गुस्सा ना आए, उनके अंदर नफरत ना पैदा हो, उनके अंदर एंग्जाइटी ना हो, बेचैनी ना हो, स्ट्रेस ना हो। आज नौजवानों का सबसे बड़ा इशू क्या है? स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि ना आपको पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है, ना आपको इकोनॉमिकल स्पेस मिल रही है, और एंटरटेनमेंट हमने खत्म कर दिया। Yes. अब आपने अगर एंटरटेनमेंट लेनी है, स्पोर्ट्स करना है, तो अपने जेब में 8-10 हज़ार रुपये रखें, किसी कमर्शियल आउटलेट में जाएं जहां जिम बने हुए हैं, जहां टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं, जहां स्विमिंग बने हुए हैं। आप खेलों का मैदान लेना है तो पहले उसको किराए के ऊपर रेंट पे लें, फिर आप खेलने की कोशिश करें। हमने ये कौन सी दुनिया बना दी है? बिल्कुल ठीक सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने तमाम चीजों पर बात कर ली, अब फौरी तौर पर रियासत को क्या करना चाहिए नौजवानों के लिए, क्या पैगाम सिर्फ दें? एक काम करें, इन नौजवानों पर भरोसा करें, और दूसरा इनके ऊपर सरमायाकारी करें। इनमें से बहुत से लोग गलत होंगे, वो गलत रूट पे जा रहे होंगे, आपने उनकी इस्लाह करनी है, जैसे माँ बाप करते हैं बच्चों की इस्लाह। तो हमारा ये इस वक्त मसला ये आ गया, हमने नौजवानों को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां उनको अकाउंट जवाबदेह बना दिया है। और ये तो नौजवान हुए ना जो पढ़ लिख गए। सर, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी है जो इलिटरेट है, जो नाखानदा है। उनके साथ क्या कुछ हो रहा है मुझे बताइए। वो अपने घरों के मामलात कैसे तय करें? तो इनके ऊपर भरोसा करें, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, यही पाकिस्तानी नौजवान आपको आगे लेके जाएंगे। 63-64% पॉपुलेशन हो और उसको आपने दीवार से लगाकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद तक रख दिया है। हर सियासी जमात आती है, उनको एक्सप्लॉइट करती है, देती तो आती कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ है नहीं। अगर है तो चैरिटी है, चैरिटी से सोसाइटी नहीं बनती, नौजवानों की कोई डेवलपमेंट नहीं हो। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आजकल नौजवानों का एक और भी मसला है, एजुकेशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो आए ज़रा इसको थोड़ा सा लाइटर टोन में लेकर चलते हैं। मसाइल तो चल ही रहे हैं, हमारे पास यूथ मौजूद है और यहाँ पे टैलेंटेड लोग भी हैं, और आइए इनसे एक गाना सुनते हैं जी। जेथों कदीरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार खोलदा, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला। जेथों कदीरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे हो। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेली यार कोई नहीं, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। मैं जख्मां दी थां छोड़ के मैं अपनी मुहार तोड़ ला। जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला। जेथों कदी रावी लंघ जावे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सुलेमान आबिद साहब मौजूद थे, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं।
तमाम चीज़ों को वेल डिफाइन इन्होंने किया कि किस तरह रियासत को फौरी तौर पर ये इकदाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो नौजवान मायूस हैं किसी हद तक उनकी मायूसी को कम किया जा सके और कहीं ना कहीं उनके मसाइल का हल हम उनको बता सकते हैं। मसाइल का हल ना बता सकें, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर सकें कि वो मूव ऑन हो सकें और कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी के अंदर कुछ अच्छा कर सकें। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।